हेलो स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल पर अपन विधि की वीडियो सीरीज़ में पिछले कई कक्षाओं से अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अपकृत्य विधि की वीडियो सीरीज़ में अपकृत्य के अपवादों पर। इससे पहले अपकृत्य विधि के अपवादों पर अपन 2 कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज ये एक्सेप्शन पर तीसरी का वीडियो अपने सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और पिछली कक्षा से अपन जो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं वो है योगदायी उपेक्षा, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो पिछली कक्षा में अपन ने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, कौन से वाद में इसको प्रतिपादित किया गया, और आज की डेट में न्यायालय कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के मामलों की जब सुनवाई करते हैं तो जिन 2 महत्वपूर्ण नियमों को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं वो बातें अपन ने पिछली कक्षा में डिस्कस की थी। इस कक्षा में अपन जो डिस्कस करेंगे उसके लिए आप सबसे पहले स्क्रीन पर जो मैटर है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस हेडिंग में मैंने लिखा है योगदायी उपेक्षा को साबित करना एक दुष्कर कार्य है। देखो, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो यह कि समयक सावधानी वादी द्वारा नहीं बरती गई है और समयक सावधानी नहीं बरतने के कारण ही उसे नुकसानी हुई है, और नुकसानी ही नहीं हुई है उसकी योगदायी उस लापरवाही का जो नतीजा है वो उसकी क्षति है। ये कुछ चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो यहाँ देखो, योगदायी उपेक्षा को साबित करना अपने आप में बहुत ही टिपिकल कार्य है। देखो, यहाँ 2 हेडिंग्स में या 2 लाइनों में अपन इसको पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जब मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन होता है तो न्यायालय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और इस संबंध में समय समय पर योगदायी उपेक्षा के ऊपर कुछ डॉक्ट्राइन्स या सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए गए हैं। तो देखो, इसमें मैंने बताया कि इसके संबंध में अनेक सिद्धांत मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि अपकृत्य विधि में अपवादों के तहत योगदायी उपेक्षा के संबंध में कई जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए गए हैं और उन सिद्धांतों के बारे में आज की इस वीडियो में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो, पहला जो सिद्धांत है वो है अंतिम अवसर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, या अंतिम अवसर का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब क्या है? तो देखो, सबसे पहले मैंने इसमें जो आपके सामने लाइन रखी है या इस प्रिंसिपल का आधार क्या है वो देखिए। जब 2 व्यक्ति लापरवाह हो वहां वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिसके पास उस दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर था। कहने का मतलब है कि जहां 2 व्यक्ति किसी दुर्घटना के लिए आमने सामने होते हैं, उस सिचुएशन में योगदायी उपेक्षा के शीर्षक में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि उन दोनों में से उस दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर किसका था। यदि वादी का था तो प्रतिवादी को दोषी नहीं माना जाएगा, और यदि प्रतिवादी के पास अंतिम अवसर उस दुर्घटना को टालने का या कम करने का अवसर था तो प्रतिवादी उस सीमा तक दोष मुक्त किया जाएगा। यहाँ देखिए, तो एक बार फिर इस सिद्धांत का आधार देखिए। जब 2 व्यक्ति लापरवाह हों वहाँ वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिसके पास उस दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर मौजूद था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, अर्थात प्रतिवादी के उपेक्षावान होने के बावजूद भी यदि वादी अपनी सावधानी से उपेक्षा के परिणामों को रोक सकता है, उपेक्षा के परिणामों को रोक सकता है, तो प्रतिवादी दायी नहीं होगा। देखो, उस अपकृत्य संबंधी घटना के दौरान यदि वादी के पास अपनी नुकसानी को टालने का अवसर था तो प्रतिवादी को उस नुकसानी के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा। ये जो अंतिम अवसर का सिद्धांत है, या ये जो बात ऊपर अपन ने एज ए प्रिंसिपल पढ़ी है, इस बात को सबसे पहले डेविस बनाम मान के वाद में डिस्कस किया गया। तो देखो, पहला सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप में अपने सामने बताता है कि डेविस बनाम मान का संबंध किससे है? या तो योगदायी उपेक्षा से, और योगदायी उपेक्षा ऑप्शन नहीं होगा तो वहां अपने सामने अवसर होगा
या ऑप्शन होगा अंतिम अवसर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। या यूं पूछ सकते हैं कि किस वाद में अंतिम अवसर या लास्ट अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, देन इसका उत्तर बनेगा डेविस बनाम मान, ये उत्तर इसका बनेगा। इसके बाद में अपन देखो इसकी चर्चा करें तो ऐसे कई वाद अंतिम अवसर के सिद्धांत पर आए और उन वादों में जो जजमेंट्स दिए गए, उन जजमेंट्स से न्यायालय में मौजूद होने वाले पक्षकारों में बड़े पैमाने पर असंतोष पनपा। और वैसे भी मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताया था कि भारत में जो अपकृत्य विधि का अपन अध्ययन करते हैं, ये पाश्चात्य विधि या विशेष तौर से ब्रिटिश अपकृत्य विधि पर आधारित है। तो यहाँ देखो इस आरंभिक वादों से जो असंतोष पनपा या वादों के निर्णयों से जो असंतोष पनपा, उस संबंध में सुधार की जो शुरुआत है या श्री गणेश है, वो ब्रिटेन से हुआ, इंग्लैंड से हुआ। और इससे पहले इंग्लैंड में इससे मिलता जुलता जो लॉ या कानून था वो ये देखिए, 1911 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मैरीटाइम कन्वेंशन एक्ट पारित किया था। और इसी मैरीटाइम कन्वेंशन एक्ट की तर्ज पर 1945 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कानून पारित किया वो ये था लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट। तो देखो जो योगदायी उपेक्षा के टाइटल में अंतिम अवसर के सिद्धांत की जो आलोचनाएं हमारे सामने आई, उन आलोचनाओं को दूर करने के लिए या उन आलोचनाओं से उभरी कमियों को दूर करने के लिए इस शीर्षक में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक नया लॉ डाला। और वो नया लॉ था लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945। इसमें जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उभर कर आई वो ये थी, देखो जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, ध्यान से पढ़िए इसको। दोनों पक्षों में क्षतिपूर्ति का अभिभाजन का नियम। देखो इस कानून से पहले मैंने आपको बताया कि योगदायी उपेक्षा में यदि प्रतिवादी के दोषी पाया जाता है तो क्षतिपूर्ति का भार प्रतिवादी पर लादा जाता था, और यदि योगदायी उपेक्षा में वादी दोषी था तो उसे क्षतिपूर्ति से वंचित किया जाता था। तो अनेक मामलों में वादी प्रतिवादी सभी के साथ ऐसा देखने को मिला कि अनजस्ट हुआ है, अन्याय हुआ है। तो इसको दूर करने के लिए देखो इसमें जो खास नियम लेट डाउन किया गया वो था दोनों पक्षों में क्षतिपूर्ति का अभिभाजन का नियम। ठीक है, इस कानून की पहली धारा में या इस एक्ट की धारा 1 में जो बात रखी गई वो बात क्या थी, ध्यान से देखिए। जहां कोई व्यक्ति अंशतः अपनी तथा अंशतः दूसरे व्यक्ति की गलती से क्षतिग्रस्त होता है तो न तो दावा इस आधार पर विफल होगा कि उसकी स्वयं की गलती थी, हालांकि क्षतिपूर्ति को न्यायालय उस सीमा तक या उस अनुपात में उस अनुपात में विवेक से कम करेगा जहां तक उसे उचित प्रतीत होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां कोई व्यक्ति कुछ अपनी गलती से और कुछ दूसरों की गलतियों से नुकसानी उठाता है तो इस प्रावधान से पहले वादी को क्षतिपूर्ति से वंचित किया गया, और इसी कारण जो असंतोष पनपा उसको दूर करने के लिए इस कानून की इस पहली धारा में यह कहा गया कि इस आधार पर वादी की अपनी अंशतः गलती के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि न्यायालय अपने विवेक से उससे हुई अंशतः गलती के लिए उस अनुपात में क्षतिपूर्ति को कम कर सकता है, या यूं कह सकते हैं कि गलती के अनुपात में न्यायालय क्षतिपूर्ति की राशि को विभाजित कर सकता है। ये इसमें एक नया प्रावधान हमारे सामने उभर कर आया। उसके बाद में लंबे समय तक ब्रिटिश न्यायालयों ने इसी व्यवस्था के आधार पर अपकृत्य विधि में या योगदायी उपेक्षा के मामलों में अपने जजमेंट्स दिए। और जहाँ तक भारत की बात है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी भी अपनी केंद्र सरकार ने योगदायी उपेक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोडिफाइड लॉ या यूं कह सकते हैं कि कोई अधिनियम पारित नहीं किया है। अब भी हम ब्रिटिश टॉर्ट से को ही फॉलो कर रहे हैं, और हालांकि कुछ जजमेंट्स ऐसे आए हैं अपने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा
अपनी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिनमें ब्रिटिश अपकृत्य विधि के इस प्रावधान को या लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 की धारा 1 में जो अभिभाजन का नियम दिया है, उस अभिभाजन के नियम को अपना लिया है। तो यूं कह सकते हैं कि अंडरस्टूडली न्यायालय इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस प्रकार का कोई जो कानून है वो हमारे सामने अब भी मौजूद नहीं है। एक बात इसमें और भी ध्यान देने योग्य है कि अपने यहाँ भारत में टॉर्ट मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1976 में जो केरला सरकार द्वारा पारित किया गया था, उसमें इस अभिभाजन के नियम को स्वीकार कर लिया गया है। कहने का मतलब है कि और ये कानून जो है वो एक तरह से अपने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स से जो बातें हमारे सामने आई, उन्हीं को कोडिफाई केरला सरकार ने करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी ब्रिटेन की भांति अपने यहाँ भी अभिभाजन का जो नियम है योगदायी उपेक्षा के संबंध में वो लागू है। मतलब गलती के अनुपात में क्षतिपूर्ति को प्रतिवादी के दायित्व से कम करना, ये मूल नियम जो है वो अपने यहाँ भारत में भी लागू है। इस प्रकार योगदायी उपेक्षा में जो आरंभिक केस लॉ है, अंतिम अवसर का सिद्धांत और अंतिम अवसर के सिद्धांत के साथ साथ अंशतः अभिभाजन का जो नियम है, ये चीज़ें आज की कक्षा में अपन ने डिस्कस की। बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट कक्षा में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।